हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 10th की साइंस, देखिए पूरा साइंस टॉपिक जितना भी है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी क्या, रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसे और एंड तक देखिए, ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है आप लोगों के लिए और आपके दोस्तों के लिए, इसलिए ठीक है अपने भी देखिए और अपने फ्रेंड को भी दिखाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है एट 443 केल्विन। तो क्या देता है वो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या है, वाई, ठीक है, एंड एक्स ऑल्सो रिएक्ट, फिर बोला जा रहा है एक्स जो है फिर वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल के साथ में, किसके साथ में, सोडियम मेटल के, टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस। और क्या देगा, कलरलेस, एक गैस देगा, जो गैस क्या होगा, कलरलेस होगा, और वो गैस जेड है। तो जेड क्या होगा, फिर उसे बताना है, आइडेंटिफाई करके बताना है, फिर उसका इक्वेशन लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है फॉर्मेशन का, और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है इसमें, ये बताना है आप लोगों को। सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, तो इसमें देखिए क्या है रोल है उसका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लेता है वो इथेनॉल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपाउंड एक्स, मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, कंपाउंड, देखिए कंपाउंड एक्स को हीट कर रहे हैं, कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विथ एक्सेस, तो यहां पे चलिए लिखते हैं एक्सेस, हीटिंग विथ एक्सेस, क्या, कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, ठीक है 443 केल्विन। चलिए कंपाउंड एक्स है उसको हीट कर दिए, एक्सेस कॉन्क H2SO4 443 केल्विन पे। तो क्या बनाता है, एक अनसैचुरेटेड, क्या बनाता है, अनसैचुरेटेड, क्या बनाता है, तो बनाता है अनसैचुरेटेड, क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या बनाता है, तो वाई बनाता है। तो चलिए ये क्या है, वाई क्या है, इसे हम लोग जानेंगे। देखिए अब इसी को लिखते हैं हम लोग, कंपाउंड एक्स का मतलब क्या है, वो C2H5, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, कॉमन नेम भी होता है, UPSC नेम भी होता है, C2H5OH। अब इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं हम लोग। कैसे हीट कर रहे हैं, तो देखिए कैसे हीट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, यही क्वेश्चन में लिखा है, उसी को हम लोग लिख रहे हैं ये, ठीक है। चलिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी केल्विन पर, 443 केल्विन पर। चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर लिख लें, यहाँ पे 443 केल्विन, ठीक है। चलिए 443 केल्विन पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C2H4, जिसको बोलते हैं C2H6 को बोलते हैं इथेन, तो यहाँ पे हो जाएगा इथीन। C2H4 एलिमेंट, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वाई, प्लस क्या निकालेगा, प्लस वाटर। देखिए उसी चीज़ को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपाउंड एक्स क्या है, तो कंपाउंड यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, जो भी बोले आप, एक IUPAC नेम होता है, कॉमन नेम होता है, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को पूछ दिया जाए, नोमेनक्लेचर पूछ दे। ये हो गया एक्स, ठीक है, और ये हो गया वाई, यही बोल रहे थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई जो बनता है। कंपाउंड एक्स जिसको हीट करते हैं, एक्स क्या हो गया हमारा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहल रहने पर ऑल लिखते हैं, या इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, या क्या बोल सकते हैं आप, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं या इथेनॉल बोल सकते हैं। वाई क्या हो गया, वाई हो गया इथीन, ठीक है, C2H4, ये हमारा वाई हो गया। अब जेड के बारे में आता है। अब ये जो वाई है क्वेश्चन में लिखा है, देखिए एक्स ऑल्सो रिएक्ट विथ, अब एक्स को रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ में, सोडियम, यहाँ क्वेश्चन है एक्स, तो एक्स को किसके साथ में रिएक्ट कर दें, अगला टॉपिक जो एक्स रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में, तो क्या इवॉल्व करता है, कलरलेस गैस। तो एक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स का मतलब क्या, तो देखिए इसको, एक्स का मतलब इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे लिखे C2H5, ये किसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, तो क्वेश्चन में लिखा है ये सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा, ये वाई है,
किसके साथ में रिएक्ट करेगा? सोडियम के साथ में। तो X जब रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में तो बनाएगा C2H5ONA और क्या निकालेगा? हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन गैस जिसके बारे में बोल रहा है, यही है हमारा Z जो कलरलेस है। क्या निकालेगा ये? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में Z के बारे में बात कर रहा है कि Z क्या है, तो Z हमारा क्या है? हाइड्रोजन। Z क्या है हमारा? हाइड्रोजन। चलिए, और बोला जा रहा है क्या? ऑल्सो राइट द रोल ऑफ, किसका रोल पूछा है? H2SO4 का। तो H2SO4 का रोल क्या है? यहाँ पर है रोल, किसका रोल? ऑफ H2SO4। तो इसका रोल क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है ये? डिहाइड्रेटिंग। यहाँ पे लिखे डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब क्या करेगा? वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। किसका काम करता है ये H2SO4? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो रिमूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, किसके साथ में? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के साथ में। मतलब इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम किसके साथ में? इथेनॉल। यही था। मतलब सबसे पहले बोला गया कि एक कंपाउंड X है जिसको हीट करते हैं 443 केल्विन पर, किसके साथ में? XS कॉन्क H2SO4। तो क्या देगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है? X। ये जो कंपाउंड X है ये क्या है? तो ये कंपाउंड क्या है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है। कॉन्क H2SO 443 केल्विन में क्या देगा? C2H4 + H2O। यही था पूरा। फिर बोला जा रहा है X को रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ में। ठीक है, तो क्या देगा? सोडियम इथोक्साइड। मतलब और बोलेगा कि क्या? हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन Z है। ठीक है, तो XYZ क्या? फिर बोला जा रहा है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 उसका रोल क्या है? तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर लेगा इथेनॉल के साथ में। यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक वर्ड में बोले, एक वर्ड में यदि बोले तो चूंकि कार्बन कंपाउंड्स जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। यदि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तभी क्या करता है? वो करंट उसमें फ्लो करता है और इसीलिए कहलाता है वो गुड कंडक्टर। लेकिन कार्बन कंपाउंड जो होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए कार्बन कंपाउंड क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, और करंट को कंडक्ट नहीं करेगा मतलब क्या करता है? शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है? कार्बन कंपाउंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यही चीज़ लिखना है। क्या लिखना है? कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें से मूव नहीं करेगा वो उसको पास नहीं कराएगा, कंडक्ट नहीं करेगा। और कार्बन कंपाउंड क्या होता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है शेयर करके, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बस यही एक वर्ड में बोले तो बोलेंगे कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण से वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जब वो क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं फ्री तो वो फ्लो नहीं करेगा। जब फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेगा। यही कारण है कि कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को लिखना है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। कैसे कंडक्टेड? बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है? तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन। बट कार्बन कंपाउंड्स क्या करेगा? कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट। देन सो कार्बन कंपाउंड में क्या होता था? तो कार्बन कंपाउंड में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कार्बन कंपाउंड डोंट हैव ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लिखना है। तो आप भी लिख सकते हैं, हम बोलेंगे तो हम भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिखने की इच्छा है तो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, आंसर जब लिखना है तो चलिए लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय, कैसे कंडक्ट होता है? बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, अरे भैया मूव नहीं करेगा तो उसमें से फ्लो नहीं करेगा, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स जो है, बट कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बन कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स कोवैलेंट। कार्बन कंपाउंड क्या करता है, क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है, शेयर करके, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। तो ये लिख सकते हैं, कार्बन कंपाउंड्स डोंट हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही लिखना था। यदि हम डायरेक्ट बोलते तो डायरेक्ट बोलते कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इस कारण से वो क्या करता है, पुअर कंडक्टर होता है। दूसरा है, बोला जा रहा कार्बन कंपाउंड्स को अरेंज करते हैं रिंग के फॉर्म में, तो नंबर गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये था, इसमें होता है साइक्लोहेक्सेन, और भी सैचुरेटेड का बात कर रहा है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ये साइकिल के फॉर्म में, मतलब रिंग चेन होता है इसमें। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, और एक दिन और एक्स्ट्रा बनाएंगे इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड कार्बन कंपाउंड से थोड़ा सा कुछ उसका जीओसी, मतलब जीओसी बोले तो क्लास 11 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, और मैक्सिमम मार्क्स उससे आता है। हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं वो। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन कब होता है, जब कार्बन 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 कितना कार्बन में होता है, 6 एटम्स, और उसका रिंग चेन इस तरह से बनेगा साइक्लोहेक्सेन का, ऐसे। यही होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, रिंग चेन बना रहा है, क्लोज चेन बना रहा है। देखिए इसी को बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। यही नंबर 2 का आंसर है। हेक्सेन, साइक्लो, क्लोज्ड रिंग, ठीक है, इसको साइक्लो, क्लोज या रिंग होता है। देखिए, और क्या होता है इसमें, हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब एल्केन ग्रुप आता है। हेक्सिन और हेक्साइन होता तो वो क्या होता, अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता, इसलिए इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, नंबर 1 का। बोले कार्बन कंपाउंड्स डोंट हैव ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कार्बन कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, उससे कंडक्ट नहीं करेगा, यही कारण है। शॉर्ट में बोले तो एक लाइन में बोल सकते हैं, और दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये तो हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमेशा पूछा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। फिर बोला जा रहा है उसका एक्सप्रेशन लिखिए क्या होता है। तो चलिए देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का भी 2 लॉज होता है और रिफ्रैक्शन का भी 2 लॉज होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का भी 2 लॉज है और रिफ्लेक्शन का भी 2 लॉज है। तो रिफ्लेक्शन पढ़ना था 8 में, रिफ्रैक्शन भी था शायद 8 में, बट शायद पता हो। तो पहला लॉज क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, आर ऑल लाई क्या होना चाहिए, जितना भी है, मतलब इंसिडेंट रे होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए और नॉर्मल। तो कहाँ लाई करता है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इधर से जाएगा किसी भी अनदर मीडियम में। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर, ठीक है, लाई, ऑल लाई, ठीक है, कहाँ पे, इन द सेम प्लेन। तो पहला क्या हो गया, लिखते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला हो गया। दूसरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम होता है स्नेल्स लॉ। तो इसे ही लिखना है हम लोग को। कैसे लिखना है, एक्सप्रेशन बना के।
तो पहला लिखते हैं इंसिडेंट रे। तो चलिए पहला आंसर इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, अब पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम बना देते हैं। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, क्या है, आर ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए, इंसिडेंट रे। बार बार पहले डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ छोटा सा बनाते हैं, मान लीजिए ये दूसरा मीडियम है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल ये तो होता है रिफ्रैक्टेड रे, ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल कहाँ होना चाहिए, आर ऑल लाई, कहाँ पे होना चाहिए, आर ऑल लाई इन द, आर ऑल लाई, ऐसे कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आर ऑल लाई इन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन। यही तो है, और शायद पता भी होगा। नंबर 2 में क्या डायरेक्ट हम लिख रहे हैं उसका एक्सप्रेशन, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, या इसका लिख सकते थे क्या, जैसे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, ये लिखना था। तो ये जैसा कि पता हो आप लिख लीजिएगा, क्या लिखना था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, या बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, यही है। जिसका दूसरा नाम होता है, कभी पूछ देगा, स्नेल्स लॉ लिखिए, तो भैया लिख दिए, ठीक है, यही हो गया। ये था स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, किस में, स्पीड ऑफ लाइट किस में, एयर में या वैक्यूम में। और ये किसका होता है, ये होता है डेंसर मीडियम, लिक्विड का बात कर रहे हैं, और ये हो गया एयर, एयर का मतलब रेयरर मीडियम। तो इसी को करके दिखाना था हम लोग को, इसी का एक्सप्रेशन यही बोला जा रहा है, तो यही है, ठीक है, सिंपल था। चलिए और अच्छा क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए बोला जा रहा, व्हाट इज मीन्ट बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। पावर ऑफ लेंस क्या है, उसकी एसआई यूनिट लिखना है। फिर क्वेश्चन दे दिया है, बोला कोई एक स्टूडेंट है जो यूज करता है, मान लीजिए यूज करता है लेंस का, और लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा नेचर क्या है और पावर ऑफ लेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहला बात बोल रहा पावर ऑफ लेंस के बारे में क्या है। तो सिंपल बात है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है उसके फोकल लेंथ का, एकदम सिंपल इजी है, इसको बोल दीजिए। पावर ऑफ लेंस क्या है, तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, फोकल लेंथ इज मीटर। ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं, पहला। दूसरा बोला जा रहा फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, कितना है फोकल लेंथ, 40 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, फोकल लेंथ जब दे दिया P पावर, P इक्वल टू 1/f, f कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकाल लेंगे, 40 सेंटीमीटर है, जबकि क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी डायोप्टर बनता है। पावर ऑफ लेंस P 1/f, f किस में होना चाहिए, मीटर, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज करके नीचे आ जाएगा 1/40/100, 100 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, 100 को ऊपर शिफ्ट कर दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको कैंसिल कर लेंगे, जितना आंसर आएगा वो। अब यदि मान लीजिए फोकल लेंथ प्लस में है, अब किसी का फोकल लेंथ माइनस में होता है, यदि फोकल लेंथ प्लस में है, ठीक है, तो फोकल लेंथ प्लस में है क्योंकि यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है, और दूसरे का क्या, दूसरा है उसका फोकल लेंथ माइनस में। अब देखिए किसका फोकल लेंथ, कौन से फोकल लेंथ माइनस में होता है, कौन से फोकल लेंथ प्लस में होता है। तो
कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ प्लस होता है, और कनकेव लेंस का यू माइनस होता है, माइनस नहीं होता है। यू तो माइनस सबका होता है, लेकिन भी प्लस में होगा, एफ प्लस में होगा। लेकिन कन्वेक्स का क्या होता है, ये पहचान है, माइनस में है फोकल लेंथ, ये माइनस है। तो देखिए अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर। तो बोला जरा नेचर पता करना है, पावर ऑफ ईच लेंस। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पावर ऑफ लेंस क्या है, वो रेसिप्रोकल होता है। किसका, इट इज द रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का। लेकिन फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, तो फोकल लेंथ मीटर में। कैसे लिख सकते हैं, P1/F, F होना चाहिए मीटर। ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर। ऐसे डिनोट करते हैं, तो उसे डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोला है कि एक का फोकल लेंथ प्लस में है, दूसरे का फोकल लेंथ माइनस में है। तो फोकल लेंथ दिया, दो अलग अलग कंडीशन है। एक की फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए प्लस है, तो पावर क्या हो जाएगा 1/F, 1/40/100, ये मीटर। 100 ऊपर चला गया, 40 नीचे, 22 जा 25 जा 5/2, 2.5 मीटर, मतलब डायरेक्ट डायोप्टर बोल दीजिए। कितना हो गया, 2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले का फोकल लेंथ माइनस में है, तो पावर हो जाएगा 1/ कितना था, माइनस क्वेश्चन में -20 सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में कर लिए। ये 100 आ गया, ये -20 ऊपर लिखे नीचे लिखे, बात बराबर है। ये आ गया -5 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए -5 डायोप्टर है, मतलब जिसकी फोकल लेंथ माइनस में है, तो कैसा लेंस हुआ, फोकल लेंथ माइनस में है। ठीक है, फोकल लेंथ माइनस में है, तो क्या होगा, फोकल लेंथ माइनस में है, यहाँ पे चूंकि फोकल लेंथ माइनस में है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कनकेव। इसमें क्या हो गया, फोकल लेंथ कहीं था प्लस में, मतलब कैसा बन गया, फोकल लेंथ यदि प्लस में है तो ये हो गया कन्वेक्स। ये याद रखना है, यही तो है इसका नेचर, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। जिनको थोड़ा सा भी डिटेल चाहिए तो थोड़ा सा जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, लेंस से रिलेटेड चैप्टर जो है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा सीरीज का आएगा क्वेश्चन आने वाला है, तो देखिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, बोला जाए सो दैट हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। बोला जा रहा है कैसे आप ज्वाइन करेंगे, आपके पास 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, 3 रजिस्टर्स। ठीक है, और सभी की रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम है। इसे आप कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13.5 आ जाए और दूसरा 6 ओम आ जाए। 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, रजिस्टर्स आप देखे नहीं होंगे, रजिस्टर्स होता है इतना छोटा छोटा होता है। तो रजिस्टर 3 रजिस्टर्स है आपके पास में, और सभी के रेजिस्टेंस जो है उसमें रेजिस्टेंस लिखा हुआ रहता है। तो सारे का रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है। सभी के 3 रजिस्टर से अलग अलग, और तीनों की रेजिस्टेंस 9 ओम है, 9 ओम ईच। एंड हाउ वुड यू कनेक्ट, लिखा हुआ हाउ वुड यू कनेक्ट या ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 13.5 और नंबर 2 6। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह कह रहा है 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, 3 रजिस्टर्स आर गिवन each of resistance 9 ohm. बोला how would you connect, then the equivalent resistance becomes 13.5 and 6 ohm. तो आपके पास में दिया है, सोचना पड़ेगा कैसे ज्वाइन करें। तो यदि मान लीजिए सभी सीरीज में ज्वाइन कर देते, देखिए एक ट्रिक्स है,
चूँकि करंट के बारे में बहुत सारा वीडियो बना चुके, बहुत सारा वीडियो। तो यदि कभी भी डाउट लगे तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखें। ऐसे हम इसी में सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी रजिस्टर्स को जब कनेक्ट, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स को कनेक्ट करना होता है तो देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल और नंबर 3 सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। तो सीरीज में क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड सीरीज इज ग्रेटर देन या मैक्सिमम जो बोलिए इज ग्रेटर देन द रजिस्टर्स ऑफ गिवन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए, हाँ क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 3 रजिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है। मान लीजिए एक ये अलग अलग रजिस्टर्स है, मान लीजिए ये 9 ओम है, ये 9 ओम है और ये 9 ओम है। अब तीनों को यदि सोचेंगे सर तीनों को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो भैया सीरीज में तो ऐड होता है 18 ओम आ गया। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक मेथड। दूसरा, सर सभी को पैरेलल में कर दे, चलो भैया देख लीजिए आप। तो पैरेलल में क्या होता है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी होगा, वो जो लिस्ट वाला रेजिस्टेंस होता है उससे छोटा होता है। कहने का मतलब इसका मिनिमम क्या है, 9 ओम ही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी सीरीज में आएगा ज़्यादा आएगा। देखिए ज़्यादा ऐड करके ज़्यादा आया, 9 था तो उससे ज़्यादा आएगा। मान लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी होगा, वो 9 ओम से छोटा आएगा। तो कहाँ आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करने के लिए हो सकता है आप क्या कीजिए, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल कर लीजिए और एक को सीरीज बना दीजिए। जैसे 2 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल आएगा तो उसका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इससे कम आएगा, ठीक है, इससे कम आएगा। तो जैसे मान लीजिए ये पैरेलल है, ठीक है, ये है हमारा 9 ओम, चलिए ये भी 9 ओम है। तो जैसा कि पता है पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 9 इंटू 9 बाई 9 प्लस 9, ठीक है। तो 9 या 81 लिख लिए हम ऐसे ही छोड़ दिए, 9 प्लस 9 18, 9 2 जा 18, 2 से 4.5, देखिए एक 4.5 आया। मतलब जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में वो इससे छोटा आएगा। देखिए छोटा आ गया, आया छोटा, ये पहचान है ये, ठीक है। 1 2 3 रजिस्टर्स हैं, 2 का काम हो चुका। अब ये 4.5, तो ये कुछ डायग्राम इस तरह से बन, ये आ गया 9 और ये आ गया 9 और ये आ गया 4.5, तो ये हो गया 4.5 प्लस 9, ये हो गया 13.5 आ गया, ठीक है। ये पहला था। दूसरे के बाद चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, आता है ये क्वेश्चन। जितना भी सारा क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट है, इसी में से आएगा। पैटर्न चेंज मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा और क्या करेगा, कुछ नहीं। कहाँ से आएगा वो, 10 साल 12 साल उसी में से रिपीट होता है ये। दूसरा 6 ओम लाना है, हमारे पास अलग अलग है 9 ओम का। तो अब 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज लाना है 6 ओम। अब सोच लीजिए, ठीक है। तो अब ऐसा करें, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए 9 ओम और 9 ओम है, ये सीरीज में था, है ना,
ये दोनों पैरेलल में था और एक सीरीज में था। अब क्या करें ताकि वो क्या आ जाए 6 ओम, क्या करें अब बोलिए ज़रा, आप ही बोलिए, बताइए जरा, दिमाग लगाइए। चलिए नंबर 2, चलिए अब देखिए, ये दोनों को लगा दिए सीरीज, 9 + 9 18, ये लगा दिए, फिर उसका पैरेलल, ये मान लीजिए 9 और ये 9 ओम, तो ये तो हो गया 9 + 9, ये हो गया हमारा 18, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह से, ये 18 हो गया, ठीक है, और ये 9 हो गया। अब ये एक दूसरे के पैरेलल बन गया, मतलब R1 × R2 बाई R1 + R2, 18, तो चलिए 18 × 9, ठीक है, 18 + 9 27, 9 7 3 6, आ गया 6। देखिए ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का रहता है। कैसे कनेक्ट करेंगे आप, 3 रजिस्टर 2 रजिस्टर कुछ भी दे सकता है। तो ये सीरीज हमेशा क्लास 10th में भी पढ़ना है, 11th तो पढ़ना ही, 11th नहीं 12th में मिलेगा, ये मिलेगा, अच्छे खासे मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और देख ले। बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इज ऑलवेज इरेक्ट। जैसा कि पता है कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल, जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर। लेकिन जब लेंस के बारे में बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, जब रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है। लेकिन एक कंडीशन होता है जिसमें वर्चुअल फॉर्म करता है, कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो यहाँ पे क्या कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड, हमेशा कहीं भी रखिए किसी भी पोजीशन में। तो उसी के बारे में बता रहा है कि कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो कन्वेक्स मिरर हम लोग लिखते हैं, कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन, कहीं भी रखिए किसी भी कंडीशन में, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब यहाँ पे क्या गया, ये जो इट है ये मिरर के लिए, ऑलवेज इरेक्ट। तो कैसे इमेज बनाता है, उसका डायग्राम बनाना है। तो ये पता है हमें, कन्वेक्स मिरर कैसा करता है, तो ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। ये हमारा हो गया डिमिनिश्ड। अब इसी का डायग्राम हम लोग को फॉर्म करना है, तो इसका डायग्राम देखिए कैसे होता है। तो चलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो आउटर होता है बल्जिंग आउटवर्ड, वो क्या होता है, साइनी होता है। ये पार्ट जो है वो साइनी होता है, इसी से रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कहीं भी रख दे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दे। तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये, ठीक है। अब इसका सेंटर तो होगा कहीं ना कहीं, मान लीजिए यही सेंटर है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। मान लीजिए थोड़ा सा ये डायग्राम और नीचे की ओर आता, तो चलिए फिर से डायग्राम बना ले। तो ये जो डायग्राम बनेगा तो हाफ हाफ पे डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, सेंटर बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये सेंटर हो गया, तो इसका हाफ करेंगे तो फोकस होगा, या सेंटर दूर भी बना सकते हैं ताकि जो डायग्राम हो अच्छा बन जाए। तो
तो चलिए यहाँ पे सेंटर बना लिए, यहाँ पे फोकस बना लिए और ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस कर दिए। मान लीजिए इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए, तो हर कंडीशन में कैसा इमेज फॉर्म करेगा, जैसा कि पता है इसमें वर्चुअल फॉर्म करेगा। ठीक है, कहाँ से पास करेगा, तो ये मान लीजिए यहाँ चला गया, तो कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा हमें फोकस, ये तो जाएगा ये, और ये कहाँ से होके पास करेगा, ये फोकस से होके पास करता है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, किसका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे है, मान लीजिए यहाँ, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वही क्या है, वहीं पर हमारा इमेज, मान लीजिए ए बी है तो ये ए डैश ये वाला ये, और ये बी डैश, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि डायग्राम बना दीजिए, तो भैया डायग्राम बना दिए, हो गया बस, और तो कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस खाली ये पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो वर्चुअल इरेक्ट होता है बस, और इरेक्ट हो जाएगा तो हमेशा क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, छोटा बनेगा। ठीक है, तो बस यही बनाना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, और वो भी एनर्जी किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है, जिसके कारण से वो ब्रेक करता है। तो बोला जा रहा है उससे रिलेटेड बोला जा रहा है एक क्वेश्चन लिख दिए जो क्या करे, वैसा रिएक्शन जो ये जो कंडीशन दिया गया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा कंडीशन है, जो भी रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्टेंट ब्रेक करेगा, किस फॉर्म में ब्रेक करेगा, उसके लिए कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है कि एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब प्रोडक्ट में, तो उसी का रिएक्शन लिखना है। तो चलिए हम लोग वो रिएक्शन लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीट से रिलेटेड। मान लीजिए जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है, इसमें हीट सप्लाई कर दिए, तो ये क्या बनेगा, ZnO + CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट। कैसे ब्रेक डाउन हो गया, पहला कंडीशन क्या था, हीट देना था, हीट सप्लाई कर दिए, इसे बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, ये क्या है, तो ये है जिंक ऑक्साइड, और ये क्या है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि सभी को पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन में चलिए इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग करंट पास करके, तो ZnO। अब यहाँ पर बैलेंस करना, मान लीजिए बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा, वो अनदर थिंग है, वो आप लास्ट में बैलेंस कर लेना है। अब यहाँ पे क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट पास करेंगे, मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, करंट पास करना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2 + O2। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, ये पहला था, दूसरा, तीसरा में क्या है, लाइट। तो लाइट में क्या, जिंक क्लोराइड AgCl, इसमें क्या सनलाइट पास कर देते हैं। सनलाइट जैसे ही पास करेंगे जिंक क्लोराइड में, तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा पता है, फेड हो जाता है, मतलब ये क्या बनाएगा, Ag + Cl2। बैलेंस करने की जरूरत है, तो बैलेंस, चूँकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो आप यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे 2 डाल दिए, बैलेंस करना है अनदर थिंग, वो लास्ट में हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन था और ये लिखना था। ठीक है, चलिए यही था। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। यहाँ पर क्या है, 2 लैंप्स दिया है और दोनों का रेटिंग दिया है। एक लैंप का 100 वाट 220 वोल्ट, जैसा कि पता है हमारे यहाँ जो करंट आता है उसकी जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट ही होता है। 220 वोल्ट 100 वाट, जितना भी सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें सारा में लिखा रहता है। यदि मान लीजिए 20 वाट का बल्ब है तो लिखा रहेगा 20 वाट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट पर वो क्या करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट। दूसरा जो है उसमें 60 वाट 220 वोल्ट, मतलब 60 वाट का बल्ब है और वो बोला जा रहा है 220 वोल्ट जो सप्लाई होता है वोल्टेज, उस पर 60 वाट का पावर कंज्यूम करता है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, दोनों को पैरेलल लगा दिए हैं। टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई जिसका वोल्टेज कितना है
220 वोल्ट। तो बोला करंट, कितना करंट आएगा दोनों से, कितना करंट आएगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो दोनों को, दो बल्ब है मान लीजिए, दोनों को पैरेलल लगा दिए हैं, दो बल्ब है, दोनों को पैरेलल लगा दिए हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है, दोनों को पैरेलल लगा दिए हैं। और वहाँ से कितने का वोल्टेज दे रहे हैं, मान लीजिए, चलिए यहाँ से हम दे दिए 220 वोल्ट दे दिए, ठीक है। तो बोला यार टोटल कितना करंट फ्लो करेगा टोटल, जबकि यहाँ पे लिखा है, ये मान लीजिए 100 वाट है, 220 वोल्ट मान लीजिए, ठीक। दूसरे पे कितना लिखा है, दूसरे पे लिखा है 60 वाट मान लीजिए 220 वोल्ट। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे। पावर रेटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए फार्मूला आता है, पावर फाइंड करने का 2-3 फार्मूला आता है। सबसे पहला आता है P = V × I, उसी से हम लोग निकालते हैं। I = क्या होता है, V/R, तो V² हो गया, और I = क्या हो गया, I² R भी हो गया, ठीक है। उसका दूसरा होता है एनर्जी के बारे में, P = E × T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। इतना सारा होता है पावर निकालने के लिए। तो अब उसी से देखेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ चूँकि दो, मान लीजिए पावर इस बल्ब का P1 है, इस बल्ब की पावर मान लीजिए P1 है, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, मान लीजिए चलिए V1 है। दूसरे का ले लेते हैं पावर P2 है, V2 है, ठीक है। चूँकि यहाँ V2 नहीं बोल सकते, इसे V ही रहने दीजिए, मान लीजिए V1 है या V ही रहने दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि वोल्टेज तो सेम वोल्टेज है, 220 वोल्ट ही है मान लीजिए। चलिए तो P1 = क्या हो जाएगा, P = V × I होता है, यहाँ पे हम I1 कर लिए। क्या फाइंड करना है, I1 = क्या हो जाएगा, P1/V। P कितना हमारे पास में देखिए, तो P1 हमारे पास में 100, V कितना है 220, ठीक है। तो 0 0 कट कर दिए, 2 5 जा 211, कितना हो गया 5/11 एम्पेयर। दूसरे से I2 P2/V, P2 कितना है हमारे पास में, P2 60 है, चलिए ये कितना है 220 वोल्ट। 0 0 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, कितना हो गया 3/1 करेंट का कितना हो गया, एम्पियर। चूँकि दोनों को कैसे कनेक्ट किए हम लोग, देखिए मेन सप्लाई इन द अदर है कनेक्टेड पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो बोला कितना करंट टोटल फ्लो करेगा, तो दोनों कितना करंट फ्लो करेगा, तो दोनों करंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हो गया टोटल करंट निकल गया। पहले वाले में से कितना निकल रहा है, दूसरे वाले में से कितना निकल रहा है, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल निकल गया। तो I = लिख दिए I1 + I2, ठीक है। तो I1 कितना था 5/11, ये है 3/11, तो हो गया 8/11 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, और सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। और जो अभी तक ऐड नहीं किए हैं, बार बार बोले लास्ट समय है, ऐड हो जाइए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट, पढ़ाई कीजिए।